हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से, और हमारे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो कैलकुलस पे रहेंगे। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड हमें दिया है वेक्टर का, और बोला है कि एंगल बना रहा है π/3 विद 2i कैप। 2i कैप बोला तो ये एक्स डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। इस डायरेक्शन में हमारे पास 2i कैप होगा। ठीक है। देन हमें बोला है कि ये एंगल बना रहा है π/4 विद 3j कैप, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर होगा 3j कैप। एंड एन एक्यूट एंगल बना रहा है विद 4k कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। 4k कैप हमारा जेड एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है। हमें बोला है कि एक्यूट एंगल बना रहा है विद 4k कैप, यानी हमें एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या दिए, एंगल दिए हैं इस वेक्टर के। तो हम इनसे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, कोस π/3 हो जाएगा, दैट इज 1/2। एम हमारे पास हो जाएगा कोस π/4, दैट इज 1/√2। अब हमें बताना है कि एन क्या होगा। तो हमें क्या पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हमें पता है कि L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से N² हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस L² माइनस M², यानी 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि 1/4। यहाँ से हमारे पास n के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 1/2। ठीक है। हमें बोला है कि ये जो है जो वेक्टर है हमारा, वो एक्यूट एंगल बना रहा है विद 4k कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। तो कोस के बारे में हमें क्या पता है, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव लाई करेगा। ठीक बात है। तो यहाँ से हमारा जो नेगेटिव वाला है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक हमें पूछा है कि देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे। मतलब हमें xi कैप, yj कैप अगर, और zk कैप मैं लिख रही हूँ, तो x y z क्या होंगे, ये कंपोनेंट क्या होंगे, कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड इंटू एल हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन y आ जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू m, और z आ जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू n। ठीक है। तो बेसिकली सिंपली एल एम एन को हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएंगे, कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे। तो 1/2 को जब मैं मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा, एक्स मेरा 1 आ गया। अगर मैं 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वाई मेरा √2 आ गया। जेड 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ जाएगा। सो 1√2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। फोर्स के मोमेंट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, यहाँ पर हमारा अगर पॉइंट है, उसकी अगर हम मोमेंट निकालना चाहते हैं इस पॉइंट के अराउंड घूमने का, तो वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि चाहे यहाँ पॉइंट ले लूँ, चाहे यहाँ पॉइंट ले लूँ, यहाँ पॉइंट ले लो, सारी जगह पर पॉइंट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारी जगह पर सेम ही मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ही तो होता है। अगर आर वेक्टर चेंज हो जाएगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, उस पर भी हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमें बोला है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला अबाउट अ पॉइंट। ठीक है। और अबाउट अ लाइन निकालना है तो बेसिकली इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम क्या निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं अलोंग दैट लाइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा,
उस वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा वो उस लाइन की डायरेक्शन में, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, उस लाइन की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी तो मिल गई ना उसको, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ठीक लिखी है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 ओनली इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। फॉर एनी वेक्टर आर वेक्टर व्हाट इज आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप, आर वेक्टर क्रॉस जे कैप, ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं आर वेक्टर को कंसिडर कर लेती हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। पहले मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, सिमिलर टर्म्स पर ये भी आ जाएंगे। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप मेरे पास एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस आई कैप करना है, यानी कि ऊपर हम आई जे के लिखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आर वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं एक्स वाई जेड, और आई कैप के कंपोनेंट रखते हैं तो 1 0 0। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, आई कैप कैप लगा के दिया है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आई का 0 हो जाएगा, जे कंपोनेंट हमारा आ जाएगा z जे कैप। ठीक है, और के कैप में आ जाएगा 0 माइनस वाई के कैप। ठीक है, इनटू क्या हो गया, x हो गया, बाहर x था, तो ये जगह एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। ठीक है, अब हम ये कंपोनेंट देखेंगे, इस कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट जे कैप क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और फिर हमें डिटर्मिनेंट निकालना, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड 0 1 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई कैप का आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस जेड, जे कैप का आ जाएगा हमारे पास 0, के कैप का कंपोनेंट आएगा हमारे पास एक्स के कैप। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, तो यहां से आगे हमारे पास माइनस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ठीक है, ऐसे ही ये भी निकाल लेंगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास z बाहर मल्टीप्लाई होगा, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड 0 0 1। तो यहाँ पर आई कैप का कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास y आई कैप, जे कैप का कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स जे कैप, और के कैप का कंपोनेंट आ जाएगा 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, z से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया मेरे पास जेड वाई आई कैप और माइनस एक्स जेड जे कैप। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स जेड जे कैप 0 हो गया, माइनस एक्स वाई के कैप प्लस एक्स वाई के कैप 0 हो गया, माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई जेड आई कैप, ये भी 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। Let a vector and b vector are two vectors of magnitude 4 inclined at an angle pi by 3. Then what is the angle between a vector and a vector minus b vector? तो हमें a वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका पहले, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, a वेक्टर के और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां तक ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, अब वेक्टर को जब हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कोस पाई बाय 3। बोला है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर पाई बाय 3 एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया है, हाँ दिया है, 4 दिया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी हमें नहीं पता है, निकालेंगे। यहाँ पर हमें ये 4 दिया है, ये भी 4 दिया है, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1/2।
तो यहाँ से आ गया मेरे पास 16 माइनस 8, यानी ऊपर आ गया मेरे पास 8, नीचे आ गया 4, और यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है यहाँ तक। तो ये बच गया ऊपर 2। अब हमें ये निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो हमें पता है कि आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। दो वेक्टर्स का अगर माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट कैसा दिखेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम, ठीक है, का अंडर रूट हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, हाँ 4, कितना स्क्वायर कर दीजिए 16 हो गया, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16 कोस थीटा एंगल बिटवीन देम कितना है पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 बच गया, सिर्फ रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो एंगल कितना हो गया? कोस 1/2 वैल्यू कहाँ लेगा? पाई/3 पर। ठीक है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? कोस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। लेट y1 and y2 be two solutions of the differential equation dy by dx is equals to x। हमें कंडीशंस भी दी है कि y1 0 पर 0 वैल्यू ले रहा है और y2 0 पर 4 वैल्यू ले रहा है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y1 एंड y2। तो हमें बताना है कि y1 और y2 कितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले y1 अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 का डैश डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से y1 निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट बोथ साइड, तो y1x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x² 2 + c। सिमिलरली y2x भी यही आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? c की वैल्यू में। c की वैल्यू निकलेगी कैसे? इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन y1 के लिए क्या दी है कि y1 0 पर 0 ले रहा है, मतलब अगर हम x 0 रखेंगे तो y1 0 वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पर हम x 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1 का x, यहाँ पर आ जाएगा y1 0/2 + c। ठीक है, y1 एट 0 क्या वैल्यू ले रहा है? 0, तो 0 आ जाएगा हमारी c की वैल्यू, यानी कि y1x हमारे पास आ गया x² 2। ठीक है, अगर हम y2x की बात करें तो y2x के पास क्या कंडीशन है कि y2 0 पर 4 वैल्यू ले रहा है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y2 0 हमारे पास क्या है? 0 + c। y2 0 की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, यानी कि y2x आ गया मेरे पास x² 2 + 4। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो ये दोनों ही क्या है? पैराबोलास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों की अगर हम स्लोप चेक करें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इनकी स्लोप चेक करोगे तो क्या वो सेम आएगी? बिल्कुल सेम आएगी। तो क्या वो कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अगर स्लोप सेम है किसी भी पॉइंट पर तो मतलब वो पैरेलली जा रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। dy/dx दोनों के लिए ही x आएगा, राइट। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसकी भी उस पॉइंट पर वही स्लोप होगी y1 की, और y2 की भी उस पॉइंट पर वही स्लोप होगी। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसा दिखेगा? देखो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/2, पैराबोला ही है ये। उसके बाद अगर हम -1 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये हमारे पास ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2, 0 रखेंगे तो आ गया 4, यहाँ पर वर्टेक्स चेंज हो गई, हमारी आ गई 4 0,4। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने
कि 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू 1/2 + 4 यानी कि 9/2। 1 2 3 4 यहाँ पे। तो हमारा पॉइंट कहाँ बना? 1,4.5 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा, सिमिलरली इस तरह। तो ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। और यहाँ से हमने इसको कैसे ऑब्जर्व किया? क्योंकि दोनों ही जो फंक्शंस हैं हमारे y1 और y2, दोनों जो कर्व है उनकी जब हमने स्लोप निकाली dy/dx निकाली, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इन पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लीजिए मैंने x = 1 पर इस पर टेंजेंट बनाया, तो इस पर बनेगा ऐसे और इस पर बनेगा ऐसे। तो ये दोनों जो स्लोप्स आए, इन टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो सेम ही है। सेम है तो मतलब ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो हर एक पॉइंट पर हम क्या देख पा रहे हैं? dy/dx x के बराबर है, दोनों की स्लोप। dy1/dx भी x के बराबर है और dy2/dx भी x के बराबर है। तो दोनों की स्लोप क्या आएगी? सेम रहेगी हर एक पॉइंट पे। तो टेंजेंट जो है वो पैरेलल आएंगे, यानी कि ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व वेर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पहली बार डेरिवेटिव करते हैं, y डैश किसके बराबर आ जाएगा? e⁻x एज इट इज। ठीक है, a cos x प्लस b sin x का क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा -a sin x प्लस b cos x। ठीक है, प्लस a cos x प्लस b sin x एज इट इज रखेंगे और e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x। प्रोडक्ट रूल लगाया है। ओके, ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी y की वैल्यू, तो मैं यहाँ y रख सकती हूँ। तो y डैश मेरा किसके बराबर आ गया? e⁻x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y। ठीक है, अब इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। e⁻x एज इट इज a sin x का हो जाएगा a cos x प्लस b cos x का हो जाएगा हमारे पास माइनस b sin x। ठीक है, और y का हो जाएगा y डैश। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक और टर्म आएगी हमारे पास, -a sin x प्लस b cos x इंटू e⁻x। ठीक है, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो क्या ये आपको इसका माइनस टाइम दिख रहा है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? y डबल डैश किसके बराबर आ जाएगा? -y प्लस y डैश। इतना तो हमें दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसकी जगह मैं यहां से निकाल सकती हूँ ये वाली, ये सेम टर्म है ना, इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगी? y डैश माइनस y। ठीक है, y डैश माइनस y। तो यहां से आ गया मेरे पास कि y डबल डैश किसके बराबर है? -2y प्लस 2y डैश के बराबर है। तो हमारे पास आ गई y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश इसके बराबर है 0 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हमें बोला है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax माइनस बी एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस डी आर सच दैट कॉम्पोजिशन जो है f ऑफ g एंड g ऑफ f दोनों क्या है? बराबर है। तो निकालते हैं f ऑफ g ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ कि f में x की जगह पर g ऑफ x रख दूं। तो बेसिकली मुझे निकालना है f ऑफ cx प्लस d। तो ये हो जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी। ठीक है,
अब निकालिए g ऑफ f ऑफ x। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, g में x की जगह f ऑफ x रखना है, तो g ऑफ ए एक्स माइनस बी निकालना है। तो ये हो जाएगा c इंटू ए एक्स माइनस बी प्लस डी। ये हो जाएगा ए सी एक्स माइनस बी सी प्लस डी। ये दोनों टर्म्स क्या है, बराबर है। बराबर है तो हमारा ए सी एक्स तो ए सी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, ए डी माइनस बी सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस बी सी माइनस डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन है कि ए डी प्लस बी सी जो है वो बी प्लस डी के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है, हम देखते हैं, नीचे वाले से शुरू करते हैं। एफ ऑफ डी हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास ए डी माइनस बी, और जी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा सी बी प्लस डी। ठीक है, सी बी प्लस डी। तो हमें पता है कि ए डी प्लस बी सी किसके बराबर है, बी प्लस डी के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस डी प्लस डी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2d के बराबर। यहाँ पर 2d लिखा है, ये ठीक आ गया, नीचे से शुरू किया ठीक आ गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ डी क्या आएगा मेरे पास, ए डी माइनस बी। क्या ये सी बी प्लस डी के बराबर है, क्या ए डी माइनस बी जो है वो सी बी प्लस डी के बराबर है ना, डी माइनस सी बी के बराबर है। तो ये हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, एफ ऑफ बी क्या आएगा मेरे पास, ए बी माइनस बी। जी ऑफ डी मेरे पास आएगा सी डी प्लस डी। क्या ये 0 आ रहा है यहाँ से, नहीं, मुझे तो ए बी और बी सी के बीच में रिलेशन पता है, यहाँ तो सी डी आ गया, इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते। अब ये देखते हैं, एफ ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे करेंगे आगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे जाना चाहें तो भी हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। What is integration from -1 to 1 3 sin x minus sin 3x cos square x dx। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, जो लिमिट्स दिख रही है हमें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो प्लस माइनस में दिख रही है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ओड है या इवन है। अगर ओड होता है तो हमारा डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये ओड है या इवन है। हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। पहला हमारे क्या दे रखा है फंक्शन, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, पूरे के साथ है हमारे पास मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स। तो कैसे चेक करते हैं, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखूंगी तो 3 साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि क्या होता है, माइनस बाहर निकाल देता है, क्या देगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3x, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस 3x, अगेन माइनस बाहर दे देगा, माइनस साइन 3x। ठीक है, और कोस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का साइन 3x, और यहाँ पर ब्रैकेट में है कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बाहर लिख लेते हैं, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, एक ओड फंक्शन हो गया। ओड फंक्शन हो गया तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस परिस्थिति में ओड इवन प्रॉपर्टी यूज की होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, यहीं पर अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ जाता तो क्या करते हैं हम, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाती है और ऊपर वाली 1। ठीक है, और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन निकलेगा फिर। ठीक है, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसकी क्या ऑर्डर है और क्या डिग्री है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट डेरिवेटिव जो वहां पर इंक्लूड है वो हमारा ऑर्डर हो जाता है, यानी कि dy इंक्लूडेड, dy बाई डी एक्स इंक्लूडेड है यहाँ पर, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंक्लूडेड है। तो हाईएस्ट कौन सा है, टू वाला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा टू हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखा है तो गलत हो गया। अच्छा, ये हमें चेक करना है कि सीक्वेंस में ही होना चाहिए, पहले ऑर्डर चेक करेंगे फिर डिग्री। तो ये वाला हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। इंटीग्रल करना पड़ेगा, यहाँ पर तो इन्होंने 0.6 लिख कर दे दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसकी पावर 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6/10 लिख सकती हूँ, जो कि कट के क्या हो जाएगा मेरे पास 3/5 हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब दोनों तरफ मैं क्या कर देती हूँ, पावर 5 कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3 हो जाएगी। 3/5 इंटू 5 3 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, जब मैं इस क्यूब को खोलूंगी तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास -3 2 इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल बन गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 5। अब डिग्री क्या होता है, ऑर्डर हो गया हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इंक्लूडेड है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर हमारा सेकेंड ऑर्डर, और उसकी जो डिग्री है, उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या है, 5 है। तो 5 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई क्यूब, और हमें इनिशियल कंडीशन भी दी है कि y एट 0 इज 1/2, तो हम कांस्टेंट जो आएगा इंटीग्रेशन करते वक्त उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे बात करते हैं। क्या हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, ई टू मतलब एक्स वाला सारा फंक्शन एक तरफ और वाई वाला फंक्शन एक तरफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसके बराबर है टू ई रेस टू पावर एक्स, ये हमारा एक्स का फंक्शन हो गया, और वाई क्यूब ये हमारा वाई का फंक्शन हो गया। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई क्यूब, इसके बराबर है 2 e⁻x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर y की और यहाँ पर x की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y की पावर -3, क्या करेंगे, +1 -2 और -2 से डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा -1/2y²। ठीक है, किसके बराबर है, 2 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c। हमें बोला है कि y x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है, 1/2 ले रहा है। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या रखूंगी, 1/2 रखूंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2 y² यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो 1 नीचे और 4 ऊपर, इसके बराबर है 2 इंटू ई रेज टू पावर 0। जब x 0 है तब y 1/2 वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पर 0 प्लस c। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2, ये आ गया -2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी, यानी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास -4। ये फंक्शन मेरे पास क्या बन गया, जो मेरे पास ये वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू यहाँ पर वापस से इंसर्ट कर देंगे तो आ जाएगा -1/2 बाय स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 e⁻x-4। ये हमारे पास y आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म दी है तो हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो,
क्या करेंगे भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा -1 किसके बराबर है, 2y² इंटू 2e⁻x-4। ठीक है, ये हो जाएगा -1 किसके बराबर है, 2 2 जा 4y² e⁻x-8y² के बराबर है। अब यहाँ से y² तो इन्होंने कॉमन ही रखा है, तो मैंने y² तो बाहर ही रखना चाहिए था। 4y² अब कॉमन निकाल लेते हैं भाई, अंदर क्या बचेगा, e⁻x-2। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस e⁻x, तो माइनस भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 4y², 2 माइनस e⁻x। इसी की वैल्यू चाहिए थी, क्या आ गई, 1 आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोला है कि लेट P जो हमें दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx दिया है, और Q हमें दिया है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b mod f(x) dx। ठीक है भाई, मॉड्यूलस लगा दिया है उसमें, और हमें बोला है कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, e⁻−x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि पावर कुछ भी हो भाई, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कभी भी 0 वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमेशा क्या क्या रहेगा, >0 रहेगा। ठीक है, तो मोड के अंदर मैं रखूं, अगर मोड e⁻−x रखूं तो भी ये यही वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये तो हमेशा >0 है। अगर x >0 होता है तो मोड x क्या वैल्यू देता है, x ही दे देता है, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो e⁻−x ही हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं e⁻−x ही लिख सकती हूँ। तो Q क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b e⁻−x dx, और यहाँ पर भी क्या है, P क्या है, इंटीग्रेशन a टू b e⁻−x dx, तो दोनों ही क्या है, बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेन जो था वो क्या था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा >0 रहता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोला है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 a प्लस साइन एक्स बाय 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है और डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम i कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये i किसके बराबर होगा, हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस +0 माइनस x। ठीक है, ये a है ये b है, तो a प्लस b माइनस x किससे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी आइडेंटिटी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 की वजह से चेंज हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यानी कि पॉजिटिव ही है, सारी साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स बाय 2a प्लस, यहाँ पर साइन एक्स है तो एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स है, एक्स की जगह पर π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2i किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 2i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/2, यहाँ पर है a प्लस साइन एक्स बाय 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू π/2 a प्लस कोस एक्स 2a प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन हम बाहर इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 a प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, a प्लस कोस एक्स बाय 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, तो ये a और a हमारा 2a बन गया, ऊपर भी हमारे पास क्या बन गया, 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये कट जाएंगे तो हमारे पास 1 आ गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, तो ये आ जाएगा
1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखेंगे 0 से π/2, तो क्या देगा π/2। किसके बराबर है ये, 2i के बराबर है, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, i की वैल्यू निकालनी थी, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ b for which the function has neither maximum nor minimum in the range x greater than 0। ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू देखनी है हमें b की, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, सच दैट इस फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, कौन सी रेंज पर, पॉजिटिव वाली रेंज पर, पॉजिटिव एक्स के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कब करते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स ही क्या हो सकते हैं, पॉसिबल एक्सट्रीमम पॉइंट हो सकते हैं। ओके, डेरिवेटिव या तो क्या हो सकता है, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पर डिफाइन ही ना हो, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर वो डिफाइन ना हो। ओके, शुरू करते हैं, डेरिवेटिव निकालो इसका। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है 16x³ माइनस 4bx² प्लस एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस 4b/2 यानी 8bx+1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। सिंपल पॉलिनोमियल है, तो इसके पास कोई ऐसा पॉइंट तो है नहीं जहां पे ये डिफाइन ना हो। ठीक है, तो बेसिकली जो पॉसिबल एक्सट्रीमम पॉइंट है वो कौन से होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, मतलब एफ डैश को अगर हम 0 के बराबर रखें वही हमारे पॉसिबल एक्सट्रीमम पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि इसके पास ना मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए ना मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आने चाहिए, मतलब इसके जो पॉसिबल एक्सट्रीमम पॉइंट हैं वो रियल नहीं होने चाहिए, या फिर x ग्रेटर देन 0 नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की हम बात कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं हम कि वो रियल नहीं होने चाहिए। तो किस पर डिपेंड करता है, किससे डिसाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो उसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, अगर वो 0 हुआ तो उसके पास इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, b² यानी कि 64b² माइनस 4ac, 4 × 16 × 1 यानी 64। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ये हमारा क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते, 64 कॉमन ले लेंगे, b² -1 हो जाएगा, तो 64 यहाँ से आ गया b -1 और b+1। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस d से x पर कैसे और क्यों फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम x लिखते हैं पहले। x हमारा इसमें क्या बन जाएगा, x हमारा आ जाएगा 8b ±√d यानी कि 64b² -1, करेक्ट है, बाय 2a यानी कि 32। 64 का रूट हमें पता है 8 है, और यहाँ पर भी 8 है, तो 8 हम कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b ±√b² -1 बाय 4। ठीक है, अब हम क्या लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है d जो है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमें क्या पता है कि हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएंगे। हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमें क्या देखना है, हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ b के लिए, यानी b की वैल्यू हमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली चेक करनी है, नेगेटिव वाली के लिए हम मैटर नहीं करेगा। नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी के लिए ना मैक्सिमम होना चाहिए इसके पास ना मिनिमम होना चाहिए, कौन सी रेंज में, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए नॉन नेगेटिव बी के लिए। ठीक है, तो यहां पर
अगर हम लेकर चल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अब देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी के लिए या फिर नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी के लिए क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 नहीं आनी चाहिए, लेस देन 0 आ गया, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लेकर चल रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव आया है, मतलब कि बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब क्या है कि बी या तो वन से बड़ा हो सकता है या बी फिर लेस देन माइनस वन हो सकता है। ये दो केसेस है। अब इस केस में तो बी लेस देन माइनस वन हो गया तो नेगेटिव वैल्यूज होगी, इनके लिए तो मुझे चेक ही नहीं करना, इसका केस तो हम हटा देते हैं। मुझे चेक करना है नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब कि जीरो या जीरो से बड़ी। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव अगर हम लेकर चल रहे हैं तो मेरे पास ये केस बन रहा है कि बी अगर ग्रेटर देन वन हो तो। अब हम चेक करते हैं बी ग्रेटर देन वन अगर आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। बी अगर ग्रेटर देन वन है तो हम ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन वन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि बी स्क्वायर में से अगर मैं माइनस वन कर दूं तो वो बी स्क्वायर से छोटा होगा, और स्क्वायर रूट कर दूं तो b से ये जो बी स्क्वायर माइनस वन है इसका स्क्वायर रूट छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू जाना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव की बात करनी है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन जो होगी, वो जो क्वांटिटी होगी पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वो हमारा b से छोटा आएगा। तो ये वैल्यू जो है ये b से छोटी है। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, यानी कि अगर एक रूट हो जाएगा b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन बाय फोर, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मुझे तो x ग्रेटर देन जीरो चाहिए नहीं। तो यहीं से हमारे पास ये जो केस है डी ग्रेटर देन जीरो, ये वाला कैंसिल हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, अगर b माइनस वन, बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन बाय फोर कर ले, तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से भी क्योंकि ये वैल्यू जो है b से छोटी है तो b में से ये घटाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रूट्स आ रहे हैं ना, तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि एक्सट्रीमम ना, एक्सट्रीमम जो पॉइंट्स है मतलब मैक्सिमम या जो मिनिमम पॉइंट है वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम इन द रेंज एक्स ग्रेटर देन जीरो, पर यहाँ तो आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से हमारा केस जो है वो बाहर हो गया। अब अगर इक्वल्स टू जीरो लेकर चलेंगे, इसका क्या मतलब है, डी जीरो रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वन जीरो, यानी कि बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो सकती है या फिर माइनस वन हो सकती है। माइनस वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बारे में हमें बातचीत नहीं करनी क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी चाहिए। तो b की वैल्यू अगर वन हुई तो ये तो हमारा जीरो हो गया। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय फोर, क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो सकती है, वन भी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं d लेस देन जीरो की। d लेस देन जीरो है यानी बी स्क्वायर माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो है। अब d अगर लेस देन जीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वन, नेगेटिव टर्म है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा एंड सॉरी इमेजनरी नंबर आएगा। इमेजनरी नंबर आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि रियल रूट्स नहीं है, तो एक्स हमारे जो हैं वो एक्स ग्रेटर देन जीरो में बिलोंग नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि x ग्रेटर देन जीरो में कोई एक्सट्रीमम पॉइंट लाई नहीं करे। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर लेस देन वन है, इसका मतलब क्या हो गया, बी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बी हमारा माइनस वन से लेकर वन तक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए मतलब नेगेटिव वाली हमें हटानी पड़ेगी। बी हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से लेकर वन तक हो सकता है। तो ये हमारी बी की रेंज आ जाएगी कि हमारा जो एक्सट्रीमम है वो लाई नहीं करेगा एक्स ग्रेटर देन जीरो में। एक्सट्रीमम लाई नहीं करेगा मतलब क्या, मैक्सिमम या मिनिमम लाई नहीं करेगा। मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ क्यों कब हो सकते, कहाँ हो सकते हैं, जहां पर हमारा
एफ डैश जीरो हो, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स पर हो सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी इन रूट्स की ही बात करेंगे। यहाँ पर हमारे रूट्स क्या हो रहे हैं, इमेजिनरी हो रहे हैं, तो कहाँ से आएंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो में। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी रेंज बी के लिए यहाँ से क्या आ गई, ये वाली रेंज आ जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया है एंड जी ऑफ एक्स भी हमें फंक्शन दिया है 1/√x - √x। इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। स्टेटमेंट्स में हमें डोमेन के बारे में पूछा गया है। एफ ऑफ एक्स हैज सम डोमेन, जी ऑफ एक्स हैज नो डोमेन। दोनों के पास डोमेन नहीं है, दोनों के पास डोमेन है, या फिर एक के पास नहीं है। तो बातचीत करते हैं एफ ऑफ एक्स पर। एफ ऑफ एक्स में हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ टर्म्स दिख रही है। तो अगर डिफाइन चाहिए, हमें इसको वेल डिफाइन बनाना है, तो अंदर वाली जो टर्म्स है वो क्या होनी चाहिए, मोड एक्स माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। यहां से हमारे पास क्या आ गया कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। मोड एक्स तो क्या हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होता है? देखो, अगर मैं मोड एक्स फंक्शन की बात करूं तो वो क्या वैल्यू लेगा, एक्स लेगा अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, माइनस ऑफ एक्स लेगा अगर एक्स लेस देन जीरो है। लेकिन मोड एक्स जो है, देखो, जैसे टू लिया, इसका मोड क्या लेंगे, टू आ जाएगा। -3 लिया, इसका मोड लेंगे तो थ्री आ जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। -4.5 लिया तो मॉड्यूलस क्या आ गया, 4.5 आ गया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4.5। तो मोड एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होता है, क्योंकि मोड एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक्स क्या हो सकती है, उसी का नेगेटिव या फिर वही वैल्यू हो सकती है। तो मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स होता है। तो ये हमारा फॉर ऑल एक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहां से क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जीरो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो रूट के अंदर जीरो, नीचे जीरो बन जाएगी। तो जीरो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सबके लिए काम चल जाएगा। अच्छा, क्या कोई भी, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लें तो वहां पर काम चलेगा क्या? जैसे कि 1 लिया तो मोड एक्स भी वही आएगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो मोड x जो है वो किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। मोड x माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे जीरो बनते ही हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमें रियल में से ये माइनस करना पड़ेगा। अब नेगेटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर x हमारा नेगेटिव हुआ तो मोड एक्स जो है वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे सपोज मैंने -2 लिया तो मोड एक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस -2 तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। 4 का रूट निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही कोई भी आप, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे, मतलब एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो, एक्स अगर हमारा लेस देन जीरो होगा, तो ये वैल्यू हमारा, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एफ के पास डोमेन तो है, कौन सी वाली, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें बोला हैज नो डोमेन, ये कैंसिल कर दो। इसमें बोला दोनों के पास नहीं है, तो मतलब एफ के पास भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जी को देखते हैं। जी की अगर हम बात करें तो जी हमारा ये है, यहाँ पर बी स्क्वायर रूट इंक्लूडेड है, तो उसके अंदर जो टर्म है वो हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्स माइनस मोड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। जीरो भी नहीं हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट में है। अगर जीरो हो गई तो स्क्वायर रूट के अंदर जीरो है, तो हमारा डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा मोड एक्स के। एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा मोड एक्स के। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये तो किसी भी, ना जीरो के लिए ट्रू है, ना पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ट्रू है, ना नेगेटिव रियल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, तो जी एक्स के पास कोई डोमेन नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने गड़बड़ की थी, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो ये आ जाएगा। और ये कंडीशन कब ट्रू करेगी, जब हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, ना 0 के लिए ट्रू होगी ना पॉजिटिव के लिए ट्रू। ठीक है, ओके, क्लियर है ये डोमेन निकालना। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर इक्वल्स टू 0 वाला केस हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये। अगर 0 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाता है, हम डिफाइन नहीं कर पाते, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर लॉग के अंदर है तो वो भी हमारा आर्ग्यूमेंट क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं डोमेन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। इसमें हमें गिवन दैट इंटीग्रेशन हमें दिया है और इंटीग्रेशन निकाल के दिया है। उसमें हमें अल्फा और बीटा टर्म्स दिख रही है। ठीक है, इनकी वैल्यू ही पूछी है हमें आगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाइड है ln 2 cos x प्लस 5 sin x, मतलब नीचे वाले को हमने कुछ कंसिडर किया होगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा, तो 1/y का इंटीग्रेशन करके ये ln आया। और यहाँ पर हमें x दिख रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हुआ होगा तो x आया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें न्यूमरेटर को कुछ इस तरह एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हमारे पास एक तो ये डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर बन जाए और दूसरा इसका डेरिवेटिव बन जाए, उसके साथ में कुछ कांस्टेंट्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हमारा है क्या। डिनोमिनेटर हमारा 2 cos x प्लस 5 sin x, और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 cos x का हो जाएगा -2 sin x, और 5 sin x का हो जाएगा 5 cos x। तो इनके कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें जो न्यूमरेटर है उसको लिखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो 3 cos x है प्लस 4 sin x है, इसको हमें कॉम्बिनेशन में लिखना है। कुछ मान लेते हैं a टाइम्स 2 cos x प्लस 5 टाइम्स sin x प्लस b टाइम्स जो d डैश है यानी -2 sin x प्लस 5 cos x, ऐसा करके हमें लिखना है। तो यहाँ से अगर हम cos x के कोएफिशिएंट इकट्ठे करें तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे cos x का हो जाएगा 5b। ठीक है, ये हो गया हमारा cos x। और फिर sin x के इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ से आएगा 5a और यहाँ से आ जाएगा -2b। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, यानी 2a प्लस 5b मुझे किसके बराबर बनाना है, 3 के बराबर बनाना है, और 5a माइनस 2b मुझे किसके बराबर बनाना है, 4 के बराबर बनाना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशंस मिल गए हमारे पास दो अननोन्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाली को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी हमारी 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 5 ज़ा 10b माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 6। ये आ जाएगी हमारे पास 25a माइनस 10b और यहाँ से आ जाएगा 20। ये हमारे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 29a किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो a आ गया मेरे पास 26/29। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 26/29, 29। और a अगर 26/29 है तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से किसी में पुट कर देंगे। तो हमारे 2b किसके बराबर आ जाएगा, 5a माइनस 4 के बराबर आ जाएगा। 5a यानी कि 5 इंटू 26 माइनस 4 इंटू 29/29 आ जाएगा। अब 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13 माइनस 4 नीम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11/29। तो ये आ गया मेरे पास 4 और 2 में से 11 14/29। ठीक है, सही निकाला है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 26/29। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं
बी की वैल्यू कितनी है 14/29। ये था मेरा न्यूमरेटर। मुझे इंटीग्रेशन किसका निकालना है, इसके बाय में मुझे क्या करना है 2 cos x + 5 sin x कर देना है। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसके बारे में ये क्या, तो मतलब इस पूरे के बारे में मैं ये करूंगी। अगर इस पूरे के बारे में ये करूंगी तो एडिशन है बीच में, तो ईच टर्म के बारे में ले जा सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा कि 26/29, जब इसके नीचे मैं 2 cos x + 5 sin x लेके जाऊंगी तो 1 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 14/29, और ऊपर मेरे पास उसका डेरिवेटिव है, और नीचे मेरे पास डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 26/29x। यहाँ पर नीचे वाले को हम डी कंसिडर, उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो हम नीचे वाले को y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ln y बन जाएगा, ln d बन जाएगा। तो आ जाएगा 14/29 ln, डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास 2 cos x + 5 sin x, और हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। इसमें पूछा अल्फा की वैल्यू ऑप्शन डी 26, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है क्या। हाँ देखो यहाँ पर ये आया था 2b, तो 2 से डिवाइड करना रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/29। सब जगह चेक कर लीजिएगा एक बार, 7/29 आएगा। तो हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी, वो एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, आप भी सॉल्व करके देखिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, मेथड समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलोज। फंक्शन हमें दिया है x/ln x, और x हमें दिया है >1 है, क्योंकि ln1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो हमें x>1 दिया। ठीक है, हमें बताना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताना है। कैसे पता चलेगा, फंक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर, ln x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, ln x का आ जाएगा 1/x। तो x से x कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा ln x - 1/ln x का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स। अब हमें बताना है कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। फंक्शन अपनी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर है ये कहाँ पर चेंज करता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेंज करता है। तो हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, एफ डैश को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर वाली टर्म को 0 के बराबर रखते हैं, यानी ln x - 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो ln x किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर ln x किसके बराबर है, e⁻1 के बराबर है। तो यहाँ से x हमारा किसके बराबर आ गया, e के बराबर आ गया। तो x = e हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ से हमें 1 से शुरू करना है, 1 हमें इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर हमारा e होगा। तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं और यहाँ से हम 4 ले लेते हैं। किसका साइन चेक करेंगे, एफ डैश का साइन चेक करेंगे। एफ डैश में अगर मैं 2 रखूं, यानी हमारे पास आ जाएगा ln2 - 1/ln2 का होल स्क्वायर। अब नीचे तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमारी >0 है, >0 है। अब ऊपर वाली चेक करते हैं, ln2 जो होता है, ln2 इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो ln2 - 1 जो होगा, ये ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है ये क्या होगा, <0 होगा। तो हमारा ओवरऑल जो साइन है एफ डैश का @2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश की जो साइन है वो हमारा <0 आ रहा है। अगर मैं 4 रखूँ यानी ln 4 - 1/ln 4 की पावर 2 हो जाएगा।
अब ln4 जो होगा वो क्या होता है हमारा 1 से बड़ा होता है। अब log का ग्राफ देखो भाई कैसे होता है। log 1 पर 0 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा और यहाँ पर कहीं e होगा। e पर हम 2.7 समथिंग होता है, राइट। तो e पर हमारा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एंड देन उससे पहले अगर हम देखें तो 1 से छोटी होगी और उसके बाद हम देखें तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0, ये हमारा ln का ग्राफ है। हमें ln4 पूछा, ln4 तो e से आगे आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है वो 1 से तो बड़ा है फंक्शन की वैल्यू, ln की वैल्यू। तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो e से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 से लेकर e तक हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमें पूछा एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, हाँ डिक्रीजिंग है। अब ये पूछा है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें कि एक फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, जब x लेस देन x1 लेस देन x2 पर एफ ऑफ x1 भी लेस देन एफ ऑफ x2 आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब e से बड़ी अगर कोई वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें 7 और 9, ये दो जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो e से बड़ी है, e से बड़ी है, e की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग। तो ये 7 और 9 दोनों ही e से बड़े हैं, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या काम करेगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ 7 जो है वो हमारा f(9) से छोटा होगा, क्योंकि 7 जो है वो 9 से छोटा है। f(7) क्या होगा, f(x) क्या है, x अपॉन ln x, यानी 7 अपॉन ln 7 जो है वो छोटा हो जाएगा 9 अपॉन ln 9 से। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, तो हो जाएगा 9 ln 7 जो है वो बड़ा हो जाएगा 7 ln 9 से। यही लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें बोला है कि आप एफ डबल डैश ई निकालिए, एफ डबल डैश निकालिए, उसमें ई रखिए, क्या वो वैल्यू 1/e आ रही है या नहीं आ रही। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू ई पर। नेक्स्ट हमें बोला है कि अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो वैल्यू है वो क्या है, ई है। अच्छा, तो हम एफ डबल डैश निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश क्या निकलेगा भाई, एफ डैश आया था हमारा ln x-1, एफ डैश एक्स आया मेरे पास ln x-1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। हमें निकालना है इसका दोबारा से डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी पावर 4 हो जाएगी। नीचे वाला एज इट इज रखेंगे तो ln x स्क्वायर आ जाएगा इनटू ln x-1 का डेरिवेटिव यानी 1/x-1 का 0 हो जाएगा, माइनस ln x-1 एज इट इज रखेंगे इनटू ln x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए तो क्या आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम और ln x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ln x होल स्क्वायर बाय x माइनस 2 ln x होल स्क्वायर बाय x प्लस 2 ln x अपॉन x बाय ln x का होल 4। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है एट ई, तो ई रख देंगे इसमें। ln ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/e माइनस का प्लस यहाँ पर ln ई यानी 1, यहाँ पर ई रखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/e बाय
ln e 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2/e माइनस 1/e यानी 1/e। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एफ डबल डैश ई पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमा बन जाएगा, लोकल मिनिमा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 भी हमारा करेक्ट हो गया। बाकी ये चीज हम कहाँ से देख सकते थे, ये चीज हम यहाँ से भी देख सकते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये हमारा लोकल मिनिमा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल्स टू 3 हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। ई पर क्या आएगी, x अपॉन एल एन एक्स हमारा फंक्शन है, तो e अपॉन एल एन ई, यानी एल एन ई तो 1 हो गया, तो e हमारी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, 84th। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया, प्रॉब्लम्स अगर आपको आप सॉल्व कर पा रहे हैं और जो मैं समझा रही हूँ वो समझ पा रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा।